नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। वक्त है नेशन 89 में हर राज्य की खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले असम से एक बड़ी खबर आ रही है। असम से बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर पहुंच चुकी है। एयरफोर्स स्टेशन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरेंगी। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति मुर्मू। भारत की ओर से दुश्मन देशों को कड़ा संदेश जाने जा रहा है। देखिए, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर तेजपुर एयरफोर्स की, जहां पर बेस तेजपुर एयरफोर्स बेस 4 विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। ये पूरा जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज इंडिया पर, तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति, और भारत की तरफ से दुश्मन देशों को ये कड़ा संदेश देने की कोशिश भारत की सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली है देश की राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के दौरे पर है, जहां आज राष्ट्रपति मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा वो कर रही हैं और सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में उड़ान वो बस थोड़ी ही देर में भरने वाली है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते उन्हें इस दौरान सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराया जाता है। और वहीं राष्ट्रपति मुर्मू से पहले अगर आपको याद हो तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त भारत और चीन के बीच दरअसल अरुणाचल प्रदेश को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ऐसे में सुखोई विमान से उड़ान भरना भारत की तरफ से दुश्मन देशों को कड़ा संदेश देने की कोशिश है। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं तेजपुर एयरफोर्स की, जहां पर देखिए किस तरीके से ये जो दरअसल तेजपुर एयरफोर्स बेस है, ये 4 विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से ये देश की सुरक्षा जो है वो करता है। फिलहाल यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से बस थोड़ी ही देर में देश की राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो उड़ान भरने वाली है। तो इस उड़ान से एक तरफ भारत की एक नई उड़ान, और इसी उड़ान से दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कड़ा मैसेज जो है वो दुश्मनों में जाएगा। तो फिलहाल तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं देश की राष्ट्रपति मुर्मू, और भारत की तरफ से देखिए किस तरीके से इसे पूरी जो तैयारी है हमारी, जो ताकत है हमारी, उसे दर्शाने की कोशिश हमारे तमाम कमांडर, तमाम जो हमारे एयरफोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कितने डिसिप्लिन के साथ, कायदे के साथ जो भी प्रोटोकॉल है उसको धीरे धीरे उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए, और वाकई बहुत खुशी होती है एक भारतीय होने के नाते जब हम इस तरीके की कोई भी तस्वीर देखते हैं, तो हमें अपनी भारत की सेना की ताकत का एहसास होता है, हमारे पास क्या क्या क्षमता है और हम किस काबिल हैं, या फिर हमारी उड़ान कहाँ तक है। जब ये तस्वीरें आती हैं तो एक अलग ही जोश ये पैदा करती हैं। और चलिए अब नेशन 89 का रुख करते हैं, जिसके जरिए आपको हर प्रदेश की खबर विस्तार से हम समझाने की कोशिश करेंगे इस अगले आधे घंटे में। तो अगली खबर जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी हैदराबाद के दौरे के दौरान परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 720 करोड़ की रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी योजना इस तरह से बनाई जा रही है कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस एक बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन के रूप में नजर आएगा। वहीं तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे, जहां चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का वो उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक चुनाव सिर पर है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक सत्ताधारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार तय करने के लिए आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जहां इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष, कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री
येदियुरप्पा, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री कर्नाटक के बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करने की संभावना है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्री के साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान अमित शाह ने संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। शाह ने कहा कि कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हुई हो। विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया। इसका कारण कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया। आपने संसद के वक्त को बलि चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं, बल्कि आपका परिवार खतरे में है। अगली खबर लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम बिरला से जुड़ी हुई है। बता दें कि ओम बिरला आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:50 पर ओम बिरला प्रयागराज के बमरोली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होंगे। फिर दोपहर करीब 12:30 बजे इंस्टीट्यूट परिसर में वो पहुंचेंगे और करीब 2 बजे तक दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे। फिर यहां से निकलकर कुछ देर के लिए सर्किट हाउस जाएंगे। वहीं दोपहर 3:55 पर प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अगली खबर है सीएम शिंदे के अयोध्या दौरे की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ अयोध्या आएंगे और वहीं सीएम बनने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने मुंबई से सटेज ठाणे रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि सीएम शिंदे आखिरी बार 3 साल पहले अयोध्या तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कार्यक्रम में रामलला, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन, राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण, आरती और लक्ष्मण किला मंदिर में संतों का आशीर्वाद लेना शामिल है। वहीं एकनाथ शिंदे शाम को सरयू आरती करने के बाद मुंबई लौट जाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम गोरखपुर के वासियों को 1300 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। बता दें कि निकाय चुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की। वहीं अगले दिन रविवार को बता दें कि खाद कारखाने के मैदान से वो विकास परियोजनाओं की ये सौगात जिले के लोगों को देंगे। उनमें कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। गोरखनाथ में 1 और 2 लेन ओवरब्रिज और पैडलीगंज फिराक गोरखपुरी चौक 4 लेन का शिलान्यास होगा। खबरों में आगे रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी जंग अब पागल और सड़क छाप गुंडे जैसी भाषा पर आ गई है। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कमलनाथ के एक वीडियो को लेकर कहा कि आप वोटों की भूख में इतना पागल हो गए हैं कि एमपी को अशांति की खाई में झोंकना चाहते हैं। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपने मुझे पागल कहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसी हरकतें कर रहा है। उसके भीतर की सारी सभ्यता, मर्यादा और संस्कार समाप्त हो चुके हैं। वो सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहा है। दरअसल 2 दिन पहले छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में शामिल हुए कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग देश में दंगे करवाना चाहते हैं। आप लोग छिंदवाड़ा संभालिए, मुझे पूरा प्रदेश संभालने दीजिए। अगली खबर यूपी से। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में अब तक कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। कई शहरों, रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा चुके हैं। अब यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदले जाने की मांग उठ रही है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाई है। गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने की पैरवी की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी है। ऐसे में देश के मुगलों की निशानी मिटनी चाहिए। बता दें कि योगी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी और 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। उसके बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी कई तहसीलों और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा चुका है। अगली खबर बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दावत इफ्तार का आयोजन किया। ये पार्टी सीएम आवास पर की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार के नमाज से पहले खासतौर पर बुलाए गए मौलवी से धार्मिक तकरीर सुनी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी में रोजगार के साथ महागठबंधन के नेता जुटे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्योते को ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। रोज
रोज लूटमार, दंगा फसाद, हत्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। हमें ऐसा इफ्तार नहीं चाहिए। अगली खबर तेलंगाना की। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के कुछ इलाकों में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, लेकिन बिहार शरीफ जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आरोप लगाया कि नालंदा के जिला अधिकारी के कहने पर उन्हें दौरा नहीं करने दिया गया, जिसकी पहले इजाजत मिली थी, लेकिन फिर उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई हिंसा की वजह से मुस्लिमों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। भले ही नीतीश कुमार पर ओवैसी लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर लगातार हमला बोला है। अब बात करेंगे असम की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक स्टेट्समैनशिप के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सार्वजनिक दिखावे की जगह विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता है। सीजेआई ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि जजों और नागरिकों के लिए संवैधानिक शक्ति संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों, बंधुत्व, गरिमा और समानता में दिखाई देती है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की वैधता उस विश्वास में है जो वो नागरिकों से प्राप्त करती है। ये विश्वास केवल एक कारक से तय होता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों की पहली और अंतिम पसंद बनते हैं। न्यायपालिका की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन न्याय को बनाए रखे, न कि इसे विफल करे। और बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी और कहा कि एक्साइज की पॉलिसी को 3 महीने देरी से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कुल रेवेन्यू 8,841 करोड़ रुपए है। ये पिछली सरकार से 2,587 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें कुल 41.41% की बढ़ोतरी की गई है। सीएम भगवंत मान ने पिछली सरकारों की तरफ से हासिल किए गए बीते सालों का रेवेन्यू भी बताया और कहा कि आप सरकार का साल 2023-24 का टारगेट 9,754 करोड़ है। इस टारगेट को पहले भी हासिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पुरानी विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर माफिया राज स्थापित कर अपनी जेब भरने के लिए आरोप लगाए। अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि दी। बता दें कि जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भंडारी डी स्थित अलारगो ले जाया गया। यहां जगन्नाथ महतो के चाहने वाले समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जगन्नाथ दा अमर रहे, हमारा टाइगर अमर रहे के नारे लगाए। पैतृक आवास पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद अंत्येष्टि के रीति रिवाज पूरे किए गए। और आपको बता दें कि नदी घाट पर जगन्नाथ महतो के इकलौते बेटे अखिलेश महतो ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई और इस दौरान सूबे के तमाम मंत्री और विधायक उनकी अंत्येष्टि में भी मौजूद रहे। बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन पर राज्य सरकार ने झारखंड में 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। 14 मार्च को उनकी तबियत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 6 अप्रैल को उनका निधन हो गया। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग हल्ला कर रहे हैं कि नल जल योजना असफल है और आवास की स्थिति खराब है, लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में 17 लाख को नल से जल, 34 लाख को आवास और 35 लाख को सिलेंडर मिले हैं। एक तरफ पीएम तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं को डबल टारगेट दिए जाने पर कहा कि अब वो टारगेट कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के लोग भी अब जान चुके हैं कि बीजेपी की सरकार अगर गलती से भी बन गई तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब योजनाएं बंद जो हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कालाढूंगी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने कालाढूंगी में 95 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कालाढूंगी में उप मंडी की स्थापना और चकुलवा में निहाल नदी पर 2 लेन पुल और कोटाबाग में हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण समेत कई और घोषणाएं की। इस मौके पर सीएम धामी ने वहां मौजूद जनता का आभार जताया और कहा कि आप सभी की तरफ से दिए गए अपार समर्थन और सहयोग की वजह से ही राज्य बनने के बाद पहली बार किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने राज्य में नकल विरोधी कानून को लेकर कहा कि हम किसी भी युवा को निराश नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने युवाओं के हित में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया है।
और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर सुरंग की खुदाई का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मोइनुल हक स्टेडियम स्टेशन के पास से खुदाई शुरू हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली मेट्रो के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में मेट्रो का काम अपने तय समय पर पूरा होगा। आज मेट्रो स्टेशन परिजन में भूमिगत टनल की खुदाई का शुभारंभ किया गया है। मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र, राज्य सरकार और जायका के सहयोग से अब बजट की बाधा को दूर कर लिया गया है। इससे काम में तेजी आएगी और जल्द से जल्द काम भी पूरा होगा। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का विरोध जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में देश भर में कांग्रेस का विरोध जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां केंद्र सरकार का पुतला फूंक डाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में हर दिन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने और कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई को जनता के बीच भुनाने में अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है। कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में चुनावी साल में इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाए। कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की बीजेपी और सरकार कर रही है। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। आंध्र के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी में शामिल हो गए और किरण कुमार रेड्डी ने संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बीजेपी में शामिल होने से पहले कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि उन्होंने ये इशारा दे दिया था। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां राज्यपाल आर.एन. रवि ने सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तैयारी करने वाले बच्चों से बात करते हुए कहा कि मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि सब लोग सेवा में शामिल होना एक गौरव की बात है। बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने जेल से रिहा होने के बाद रोड शो किया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र करीमनगर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी साथ थे। रोड शो से पहले उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां यादगीर के कोडेकल गांव में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब कांग्रेस नेता नायक अपने समर्थकों के साथ एक मेले में भाग लेने के लिए गए थे, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। और अब बात बिहार की, रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। रामनवमी के दिन हालात बिगड़ने के बाद नालंदा और सासाराम में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। वहीं 8 दिनों के बाद सासाराम में इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में 3000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर राज्यों और यूटी के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान सबको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर कर्नाटक से, दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक 40 साल की यात्री को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि एक शख्स नशे की हालत में फ्लाइट के इमरजेंसी डोर फ्लैप को खोलने की कोशिश कर रहा था। इस उल्लंघन को नोटिस करने पर बोर्ड पर मौजूद चालक दल ने कप्तान को सतर्क किया और यात्री को बेंगलुरु पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर केरल से, जहां केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में यात्रियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के आरोपी शाहरुख सैफी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसने कहा कि आरोपी शाहरुख का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण भारत सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को वो हरी झंडी दिखाएंगे। हैदराबाद तेलंगाना को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। 720 करोड़ के रुपए की लागत से ये पूरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो है वो तैयार होगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो हैदराबाद तेलंगाना को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं से ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण भारत है और जिसके तहत आपको बता दें कि एक अलग तरीके का जो पूरा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत है, इसको वो हरी झंडी दिखाएंगे। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का, जहां से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल एक और नया कीर्तिमान भारत रचने जा रहा है और ऐसे में पीएम मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर और फिलहाल स्टेशन पर क्या तैयारियां आपको वहां पर खास देखने को मिल रही हैं इस वक्त?
बिल्कुल निदा, अपने आप में कहीं ना कहीं एक शानदार जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय रेलवे चलाने का काम कर रहा है। इस वक्त मैं हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे सामने ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो खड़ी है, एक 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रृंखला की मैं बात करूं तो ये 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मेरे सामने खड़ी है और इसके बाद एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी आज जो है दो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात है वो मिलेगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में इसलिए खास है कि आप देख सकती हैं बिल्कुल स्वदेशी तकनीक पे इसको तैयार किया गया है, मेक इन इंडिया के तर्ज पे इसको लगातार तैयार किया गया है। और अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, सिकंदराबाद और तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि धार्मिक स्थल जो तिरुपति है उसको श्रद्धालुओं के साथ कैसे जोड़ा जाए, और इसी के लिए आज जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत है वो की जा रही है। अब तक कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, दिल्ली से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी के बीच चलाई गई थी। उसके बाद इस ट्रेनों की श्रृंखला में लगातार बढ़ोतरी हुई और इसकी जो डिमांड है वंदे भारत एक्सप्रेस की ये लगातार होती गई। और ये स्टेशन की तस्वीरें आप देख रही हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, कम से कम 4 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये आरपीएफ के जवान स्टेशन परिसर की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो आसपास में जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था की अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं वो पूरी तरीके से इस स्टेशन को पैक कर देंगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक साथ दो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात है वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस को अगर हम ये समझें कि इससे जो लाभ है किस तरीके का लाभ होगा, आप देखिए सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अगर मैं बात करूं साउथ की तो इसी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी, विशाखापट्टनम के बीच उसको चलाया गया था, उसको भी मैंने कवर किया था। और जाहिर सी बात है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का जो वक्त था वो घट करके 6 से 7 घंटे पर सिमट गया, क्योंकि वंदे भारत की रफ्तार बहुत शानदार होती है। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच चलेगी, अभी अगर हम देखें आम ट्रेनों की बात करें तो तकरीबन 10 से 11 घंटे का वक्त लगता है जब आप सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए जाते हैं। लेकिन इस वंदे भारत के चलने के कारण अब महज 6 से 7 घंटे का जो पूरा वक्त है वो लगेगा। हालांकि इस 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो जानकारी दी गई है ये 8 कोच की पूरी ट्रेन होगी। इसके पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही थी वो 16 कोच की थी जब शुरुआती तौर पे आई थी। तो ये कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है और आने वाले दिनों में वंदे मेट्रो का भी कॉन्सेप्ट, हमने जो रेल मंत्री से बात किया था उन्होंने कहा कि अब जो सिटी के अंदर है, खास करके जो 60 से 70 किलोमीटर के एरिया हो या फिर 100 किलोमीटर के एरिया में हो, उनकी कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए इस तरीके का जो मेट्रो रेल यानी कि वंदे मेट्रो चलाने की बात है उस पर भी रेलवे काम कर रहा है। हालांकि बात करें इस पूरे ट्रेन की तो इसको चेन्नई का जो आईसीएफ का जो कोच फैक्ट्री है वहाँ इसको तैयार किया गया है। और जिस तरीके से इसकी तैयारी होती है, खास करके इस ट्रेन की अगर बात करें, पूरी तरीके से ये जीपीएस से तकनीक से लैस है, वातानुकूलित है। इसके अलावा इसमें वाईफाई की जो सुविधा है वो है और ये अभी शुरुआती तौर पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा, जिसको चलाया जाएगा। और मैं जिस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा हूँ वो चेन्नई से कोयम्बटूर तक चलेगी। उसको आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको सीधा ले चलते असम, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें वहां से। तो आप देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से आज राष्ट्रपति उड़ान जो है वो भरने वाली है और अभी फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंच चुके हैं और भारत की इस उड़ान से दुश्मन देशों को कड़ा संदेश जाने वाला है। तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से बस थोड़ी ही देर बाद
जो देश की राष्ट्रपति हैं वो उड़ान भरने वाली हैं। फिलहाल राष्ट्रपति मुर्मू यहां पर पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें आपको तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।